साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस दूसरे वीडियो में। तो आज का ये दूसरा वीडियो जो है बीपीएससी के टीआरई प्रश्न पर आधारित है। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के कुल यानी बीपीएससी टीआरई में पूछे गए कुल 120 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो सवाल हैं सारे के सारे आपके पूछे गए सवाल हैं। और पूछे गए सवालों को यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बीपीएससी द्वारा सेट किया जाता है। और इनमें से कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो आपको रिपीट भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो 1 से 16 नंबर के जो प्रश्न थे वो गणित के प्रश्न थे, 1 से 16 नंबर तक। तो गणित के जो प्रश्न हैं उन्हें वीडियो के एंड में यानी वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे। गणित के प्रश्नों को शुरू करेंगे पहले जीके जीएस के प्रश्न से। तो यहाँ पे हम लोग पहले शुरू करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 17 नंबर में, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। यानी जो भू स्थिर उपग्रह होता है वो घूमता है कहाँ पे? ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, या स्थिर ऊंचाई पर, या उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो। तो पहला प्रश्न है 17 नंबर में, भू स्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, या फिर स्थिर ऊंचाई पर, या उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? देखिए, आपको बता दें, जो भू स्थिर उपग्रह होता है वो पृथ्वी से समान ऊंचाई पर होता है, यानी एक स्थिर ऊंचाई पर होता है। और भू स्थिर उपग्रह का जो घूर्णन काल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए भू स्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी की स्पीड के साथ घूमता रहता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भू स्थिर उपग्रह स्थिर ऊंचाई पर होता है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है, ये बताना है। देखिए, जब भी श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और इनमें जो सबसे अधिक जो विचलित होता है वो है बैंगनी रंग, और सबसे कम विचलित होता है तो लाल रंग होता है। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी रंग। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, मेघ गर्जन के समय यानी मेघ जो गर्जन होता है उसके समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? क्या खुली छतरी लेकर चलना चाहिए, या छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए, या खुली जगह में खड़े रहना? तो क्या सही हो जाएगा? देखिए, खुली छतरी लेकर चलना, उस समय चलना यानी मेघ गर्जन के समय जो है चलना, ये भी सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, खुली जगह में खड़े रहना, अगर खुली जगह में खड़े रहिएगा तो इसमें दिक्कत है। खड़े नहीं रहना है, बल्कि अगर आप खुली जगह में रह जाते हैं तो आपको क्या करना है, या तो सिकुड़ कर बैठ जाना है या फिर लेट जाना है। देखिए, इसमें से ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना है। हमेशा छोटे पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे फिर आश्रय नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि जो बिजली गिरती है वो अक्सर बड़े पेड़ों पर गिरती है, तो हमेशा छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय लेना है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा होती है। यानी कोई भी वस्तु जब गिरती है पृथ्वी की ओर तो उसका जो ऊर्जा होता है उसमें 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक होता है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। और दोनों का मान जो हमेशा वो स्थिर होता है। क्या होता है? यानी कि जो कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहता है। गतिज ऊर्जा का मान अगर बढ़ेगा तो स्थितिज का मान घटेगा, स्थितिज का मान अगर घटेगा तो गतिज का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो है इन दोनों का जो योग होता है वो स्थिर होता है। अगला प्रश्न है 20 के बाद 21 नंबर में, 21वां प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी जब नेत्रदान करता है तो नेत्रदान में पूरे आंख को दान करता है या फिर उसके कुछ भाग को? क्या लेंस को, या कॉर्निया, या पूरी आंख को? तो देखिए, जब नेत्र दान किया जाता है तो उसमें पूरी आंख नहीं बल्कि कॉर्निया को दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया आगे का वही हिस्सा है जो पारदर्शी होता है। ठीक है, जिसमें प्रकाश जिससे होकर के प्रवेश करती है नेत्र में, तो कॉर्निया को ही दान किया जा सकता है, ना कि पूरी आंख को। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 जो होता है इसका नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन है। इसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल
क्षार का संकेतक है, यानी कौन जो है वो अम्ल क्षार का संकेतक है। क्या वो सिरका है? तो सिरका तो खुद क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। हल्दी है या खाने वाला सोडा है? तो खाने वाला सोडा क्या है, एक जो है खाने वाला सोडा NaO या सॉरी बल्कि क्या है जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं NaHCO3, ये भी एक क्या है, क्षार है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हल्दी जो है, हल्दी क्या है, एक संकेतक के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर में, जब मृदा अति क्षारीय हो तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, यानी मिट्टी में जब क्षारीय की मात्रा बढ़ जाती है तो पौधे नहीं उगते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? क्या कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, बुझा हुआ चूना या कैलेमाइन का घोल? बुझा हुआ चूना ये भी एक क्षार है, कैलेमाइन का घोल ये भी एक क्षार है, तो ये तो मिलाना ही नहीं चाहिए। तो इसमें मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ। क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 के बाद बढ़ेंगे 25 नंबर प्रश्न में। 25वां प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? यानी फ़ारेनहाइट में परम शून्य तापमान के बारे में यहाँ पे बोला है। देखिए अगर केल्विन में परम शून्य तापमान के बारे में बोलेगा तो 0 डिग्री जो केल्विन होता है, 0 डिग्री केल्विन में जो है तापमान परम शून्य होता है। और वहीं अगर सेल्सियस में बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये क्या माना जाता है, परम शून्य ताप माना जाता है। और फ़ारेनहाइट में कितना है तो -459.4 फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को ये परम शून्य ताप माना जाता है। तो इन सभी इकाइयों में आप परम शून्य ताप को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर में, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? जो प्रकाश तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं? क्या अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है या विद्युत चुंबकीय तरंग है? देखिए ये क्वेश्चन जो है फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो इनमें से ए और सी दोनों ही इसका सही आंसर होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 27 नंबर प्रश्न में, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? यानी प्रबल अम्ल मतलब जो होता है एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा इसमें, और दुर्बल क्षारक यानी क्षार में जो है क्षारक का मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अधिक अम्ल और कम क्षार से जो अभिक्रिया होगा और उसमें बना जो लवण होगा तो वो लवण क्या होगा, थोड़ा सा अम्लीय टाइप का होगा, ठीक है, थोड़ा सा अम्लीय टाइप का होगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो हमारा यहाँ जो लवण बनेगा उसका पीएच मान कितना होगा, 7 से कम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर में, 1 गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट जिसे हम लोग जीबी बोलते हैं, बराबर होता है किसके बराबर होता है, 1 जीबी, ठीक है। क्या 1 जीबी 1024 केबी के बराबर होता है, 1024 एमबी के बराबर होता है, या 1024 जीबी के बराबर होता है? तो देखिए अभी के ज़माने में खास करके जीबी और एमबी के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यानी कि 1024 केबी मिला करके 1 एमबी होता है, ठीक है, 1024 केबी मिला के 1 एमबी होता है। और 1024 एमबी मिला करके क्या होता है, 1024 एमबी मिला करके 1 जीबी होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जीबी में 1024 एमबी पाया जाता है। 28 के बाद चलेंगे 29 नंबर प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है? यानी कि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है। तो इन दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl यानी कि नमक बनेगा, और H2O यानी जल बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? बताइएगा, क्या वो अमीनो अम्ल का, या ग्लूकोज का, या वसा अम्ल का, या उपयुक्त में से एक से अधिक? देखिए कोशिका जो होता है, कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। हम जो भोजन खाते हैं तो भोजन में पाया जाता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में जाता है। अब कोशिकाओं में वहाँ पे जो है वायवीय शोषण होता है, यानी कि जो हम
सांस में वायु लेते हैं वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल करके जल जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है। तो बी ऑप्शन हमारा इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर में, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि हम जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे फोरहेड में पाया जाता है, कपाल में, ठीक है। ये पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करता है, ये भी ठीक है। सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि है बहुत छोटा, लेकिन इसका काम सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को ये क्या करता है, इस सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी पूरे शरीर का नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो उपयुक्त में से जो है एक से अधिक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। 32 नंबर प्रश्न में है, मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ठीक है, अगर हम लोग मस्तिष्क की बात करें तो इसके मुख्य 3 पार्ट होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है अग्रभाग और मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग जो होता है उसमें सेरिब्रम और क्या पाया जाता है? डायनसेफ्लॉन पाया जाता है। जो पश्च भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है? सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क में जो मस्तिष्क भाग है वो कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है हमारे शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न में। तो 33 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत ने, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न जो है करंट अफेयर्स से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? क्या वो रूस के साथ, ब्रिटेन या फिर ब्राज़ील के साथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रिटेन के साथ। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ ये समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? यानी हमारा जो संसद भवन बनाया गया था, तो पिछले सेट में हम लोगों ने संसद से एक सवाल देखा था जिसमें था कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे विमल पटेल। कौन थे? विमल पटेल थे। लेकिन इस सेट में पूछा गया है कि नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? क्या 888 है, 1272 है या 1326 है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1272 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 1272 सीटें हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यानी किसानों से संबंधित कोई भी समस्या को दर्ज करने के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्या वो कुशल प्लेटफॉर्म है या ग्रेन प्लेटफॉर्म है या डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म है? डिजी क्लेम। तो देखिए डिजी क्लेम से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिजिटली क्या किया जा सकता है? क्लेम किया जा सकता है। तो ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्हें डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। 35 के बाद चलेंगे 36 नंबर प्रश्न में। 36 नंबर प्रश्न में है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप से किन्हें नियुक्त किया गया है? यानी नासा ने क्या किया है? मून टू मार्स में जाने के लिए उन्होंने एक जो है प्रोग्राम बनाया है। तो इसमें किन्हें नियुक्त किया गया है? क्या वो अमित क्षत्रिय हैं या सुमित क्षत्रिय हैं या के सिवन हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित क्षत्रिय को। किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 के बाद चलेंगे 37 नंबर प्रश्न में। देखिए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? क्या 30%, 10%, 50% या 10%? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 10% इसका सही आंसर है। क्या है? 10% है। सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 के बाद चलेंगे 38 नंबर प्रश्न में। देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि एयरबस एवं बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? यानी एयरबस और बोइंग जो है ये क्या है? फ्लाइट्स हैं जो यात्रियों को ढोने का काम करता है। तो इनके मुकाबले के लिए
किस देश ने जो है C919 यात्री विमान बनाया है? क्या वो भारत ने या फिर चीन ने या ब्रिटेन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका निर्माण चीन के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा कराया गया है। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 38 के बाद 39 नंबर प्रश्न है, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो कृतिराज सिंह के अगर बारे में बात करें तो ये जो है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। 39 के बाद 40 नंबर प्रश्न है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? यानी औद्योगिक विकास रैंकिंग के आधार पर बिहार में किस जिले को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? क्या वो सिवान है, गया है या फिर दरभंगा है? तो क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिवान है। क्या है? सिवान है। अगर सिवान वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, सिवान जरूर लिखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? क्या डिक्री, रिट या अध्यादेश? देखिए, जब भी मौलिक अधिकारों से संबंधित बात आती है और इन्हें लागू कराने की बात आती है तो इसमें हमेशा रिट जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? रिट जारी किया जाता है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 42 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? ठीक है, महानदी पर स्थित बांधों की अगर बात करें, क्या वो हीराकुंड बांध है? तो सबों ने पढ़ा होगा कि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। लेकिन चूंकि ये बीपीएससी है तो यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं और इनमें से एक से अधिक भी इसका सही आंसर हो सकता है। तो दुधवा जो बांध है ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी महानदी पर है। और घुमरा पदर जो बांध है ये भी महानदी पर है। सिर्फ जो हीराकुंड वाले अगर समझे थे तो वो हीराकुंड में टिक मार के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो तीनों बांध जो है वो महानदी पर ही स्थित है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि हीराकुंड जो बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, जो कि महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा राज्य में है। 43 नंबर प्रश्न है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? अल अक्सा मस्जिद जो है मुस्लिम धर्म में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ये मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ये किस शहर में? क्या रोम में है, जेरूसलम में है या रियाद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जेरूसलम में। कहाँ पे है? जेरूसलम शहर में है। अगला प्रश्न है 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? ठीक है, नाटो के सदस्य की बात करें, क्या वो बेल्जियम है, कनाडा है या डेनमार्क है? तो इनमें यहाँ पे जो तीनों देश दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों देश जो है वो नाटो के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? यानी वसुदेव कुटुंबकम जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक पृथ्वी यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, ये किससे संबंधित है? क्या G7 से, G20 से या ब्रिक्स से? तो G20 जो सम्मेलन हुआ था भारत में, इसी का ये जो है थीम था, ठीक है, इसी का थीम था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर में, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। बिल्कुल सही। अगला जो पॉइंट है वो है, इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का इरादा था। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलेंगे 46 के बाद 47 नंबर प्रश्न में। 47 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? यानी वे किस स्थान पर, यानी कौन से विश्वविद्यालय में वे प्राध्यापक थे? क्या नालंदा में थे, पाटलिपुत्र या फिर तक्षशिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
तक्षशिला, किसमें थे? तक्षशिला में कौटिल्य, जिन्हें क्या कहा जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, वे अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे और कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था। लेकिन इसकी खास बात यह है कि पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें उन्होंने राजनीतिक जीवन के बारे में लिखा था। अगला प्रश्न है 48 नंबर में, बिहार में 1781 में के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्या ये जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था या ये किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था? अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। तो देखिए, जमींदारों के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि किसके द्वारा किया गया था? किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह था, ठीक है। और इसको जो है अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक कुचल दिया था। तो बी और सी जो है सही आंसर है। इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न में बढ़ेंगे 49 नंबर प्रश्न में। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध, ठीक है, साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। तो जी हाँ, साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। अंटार्कटिक वृत्त क्या होता है? तो शीत कटिबंध में आता है। तो ये ऑप्शन तो सही होगा। अगला प्रश्न, ये अगला पॉइंट है, दोनों गोलार्धों में यानी साढ़े 23 डिग्री और साढ़े 66 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। तो ये शीत नहीं बल्कि ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है। अगला है दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। तो ये जो है ये आर्कटिक वृत्त का था और ये अंटार्कटिक वृत्त के बारे में यहाँ पे कहा गया है। सॉरी, हाँ, अंटार्कटिक वृत्त के बारे में कहा गया है। तो ए और सी दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर और सी नंबर दोनों ही शीत कटिबंध में आता है। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए, आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों को मैंने शुरू में बताना भूल गया, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और खुद से जवाब को देने की कोशिश कीजिए और फिर जो सही आंसर होता है उसमें से आप मिलाइए कि आपका कितना जो है प्रश्न सही हो रहा है। अगला है 50 नंबर में, सतलुज और काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो हमारा क्या है, यहाँ पे कई नदियाँ हैं, कई नदियों के बीच के भूभाग को यहाँ पे विभिन्न हिमालय यानी कि जो हिमालय है हमारा, इस हिमालय को कई भागों में बांटा गया है। कुमाऊँ हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, इस प्रकार से जो बोला है। तो बोला है कि सतलुज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे कौन सा हिमालय कहेंगे? क्या कुमाऊँ हिमालय, असम हिमालय या फिर नेपाल हिमालय? तो सतलुज और काली नदी, काली नदी जो है यानी नेपाल के बॉर्डर में स्थित है, यानी कि नेपाल और उत्तराखंड, और सतलुज जो है वो उत्तराखंड के बाद है, यानी हिमाचल प्रदेश में है। तो इन दोनों का जो हिमालय क्षेत्र है इसे कुमाऊँ हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? कुमाऊँ हिमालय। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50 के बाद 51 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ये बात बिल्कुल सही है। सिक्किम की जो जनसंख्या है वो पूरे भारत में सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये गलत हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो कौन है? तो वह है राजस्थान। सी नंबर प्रश्न में है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। क्या इतना है? तो ये भी गलत है। कितना है? 2.42% है। कितना है? 2.42% है पूरे विश्व का। तो 2.6 गलत हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों गलत है। यहाँ पे सही है तो वो है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न में बढ़ेंगे, 52 नंबर प्रश्न है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? क्या 25, 33 या 39? देखिए, जो इसके द्वारा कहा गया है, तो इसके द्वारा ये कहा गया है राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा कि किसी भी देश में जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके 33% क्षेत्र में वनों का विस्तार होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 52 के बाद चलेंगे 53 नंबर प्रश्न में। 53 नंबर प्रश्न यहाँ पे है
कि निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित कृषि का नाम है, स्थानीय नाम है? क्या वो बेवर है, दहिया है या पोदू है? तो स्थानांतरित कृषि को विभिन्न देशों में विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। यहाँ पे जो आप तीनों नाम देख रहे हैं ये तीनों ही स्थानीय नाम है स्थानांतरित कृषि का। तो इसमें हमारा जो है सी ऑप्शन जो है, सॉरी डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? ठीक है, अमेजन बेसिन में ऐसे बड़े मकान होते हैं जिसकी छत की तिरछी ढाल होती है, खड़ी तिरछी ढाल। यानी यहाँ पे होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश होने के कारण यहाँ पे छतों को ज़्यादा ढाल दिया जाता है। क्या वो मैनियोक कहते हैं, मलोका कहा जाता है या कसावा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलोका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मलोका के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, या विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, या सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। तो इसका जो सही आंसर माना गया है विभाग के द्वारा वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। यानी कुछ नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इनके बीच में मुख्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? क्या दिल्ली रिज, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार? तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार जो है ये जल विभाजक का काम नहीं करता है। अगला है दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो अरावली पर्वत है और सह्याद्री का जो पर्वत है जिसे पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कहते हैं सह्याद्री, और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, यही जो है जल विभाजक का कार्य करता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 के बाद चलेंगे 57 नंबर प्रश्न में। तो 57 नंबर प्रश्न है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। क्या एशिया माइनर है, या पश्चिमी एशिया है, या पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय क्षेत्र है? तो शीतकाल में उत्तर पश्चिम में जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र से होता है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 57 के बाद 58 नंबर प्रश्न है, GT त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ठीक है, क्या वो मेघालय का पठार है, पश्चिमी घाट है, या कोरोमंडल तटीय क्षेत्र है? तो एम प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है क्या प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर में, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। यानी शीतकाल में यहाँ पे उपजाने जाने के बारे में बोल रहा है, अमन, अग्नि या ओस। देखिए ओस भी धान का एक प्रकार है, यानी चावल का एक प्रकार है, लेकिन ये शीतकाल में नहीं उगाया जाता है। ठीक है, अमन, साली और अग्नि, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी ओस है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अमन, साली और अग्नि ये जो है फसलों के नाम है चावल के जो शीतकाल में उगाए जाते हैं। 59 के बाद चलेंगे 60 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यानी यहाँ पे जो गंगा का मैदान है उसकी विशेषता नहीं है बोला है, कौन सा इसमें नहीं है? ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि गंगा का जो मैदान है वो उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र में है स्थित। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे गलत का चयन करने बोल रहा है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है, इसके 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। तो जो मध्यवर्ती गंगा मैदान है उसका विस्तार तो कई राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ भागों में है। तो इस प्रकार से जो है इसका विस्तार 2 से अधिक राज्यों में है। ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है, जो कि ये गलत नहीं होगा। अगला है, यहाँ प्रति वर्ष 100 से अधिक
100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो विशाल मैदान है, जो गंगा का मैदान है, यहाँ पे वर्षा भी अच्छी खासी होती है, यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ये भी कथन सही है। इनमें से जो कोई भी कथन गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर में कि इनमें से समाचार पत्र न्यू इंडिया, क्या है समाचार पत्र का नाम? न्यू इंडिया से संबंधित थी या थे। न्यू इंडिया समाचार पत्र की बात करेंगे, दो समाचार पत्र हैं, एक न्यू इंडिया, दूसरा कॉमनवेल्थ। दूसरा का क्या नाम था? कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो दोनों समाचार पत्र थे, ये एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए थे। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए थे। एनी बेसेंट वही एनी बेसेंट जिन्होंने 1918 के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 के बाद 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? क्या अश्वनी कुमार दत्त थे या बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वनी कुमार दत्त। अगला प्रश्न है 63 नंबर में, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? नरहरि पारेख थे या महादेव देसाई थे या अब्दुल बारी थे? तो चंपारण में जो आंदोलन किया गया था, 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हालांकि ये महात्मा गांधी के द्वारा पहला आंदोलन था जो कि बिहार के चंपारण में किया गया था, और यहीं पे गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। तो इसमें महात्मा गांधी के साथ नरहरि पारेख थे, महादेव देसाई थे, अब्दुल बारी भी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो इनमें से जो सभी थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 63 के बाद बढ़ेंगे 64 नंबर प्रश्न में। 64 नंबर प्रश्न में यहाँ पे पूछा है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो क्या थे? तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया था? तो पटना के आसपास के क्षेत्रों में गोली चलाने का आदेश दिया था। क्या कौन सा दिन था? 5 अगस्त का दिन था, 15 अगस्त या 25 अगस्त? तो जो अगस्त क्रांति जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 10 अगस्त 1942 से हुई थी। ठीक है, लेकिन इसमें 11 अगस्त को गोली चलाने का आदेश दिया था। कब? 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 के बाद 65 नंबर प्रश्न कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1920, 1924 या 1929? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1929 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था, और ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह लंबा दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? फराजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह या फिर वहाबी आंदोलन? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहाबी आंदोलन जो है ये दाढ़ी रखने से संबंधित था। 66 के बाद चलेंगे 67 नंबर प्रश्न में। 67 नंबर प्रश्न है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? नासिक षड्यंत्र मामला या फिर कानपुर षड्यंत्र मामला या मेरठ षड्यंत्र? तो आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो इनमें से आपने सिर्फ एक ही जो पढ़ा होगा वो है मेरठ षड्यंत्र। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र के मामले में, मेरठ षड्यंत्र के मामले हैं, यहाँ पे कई जो है लोगों को कारागार की सजा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर में, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? रियासतों के साथ संघ का निर्माण करना, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, या फिर दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व? देखिए, पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में, और ये हुआ था किसके बीच में? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और ये हुआ था इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के लिए अलग से प्रतिनिधित्व चाह रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाह रहे थे, वो सभी को एक साथ लेकर के चलना चाह रहे थे। तो इसी से संबंधित हुआ था, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित जो यही उद्देश्य था इनका पूना पैक्ट का।
अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवाद सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्या पटना में हुआ था, भागलपुर या मुजफ्फरपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। अगला प्रश्न है 69 के बाद 70 नंबर प्रश्न है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? एम एन रॉय, काली किंकर दत्त या जवाहरलाल नेहरू? तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 71 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। एक बार बने थे 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में। कहाँ पे बने थे? हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था। और दूसरी बार जो बने थे वो 1939 में बने थे, त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बने थे, लेकिन किसको हराकर बने थे? पटाभी सीतारमैया को हरा करके बने थे। तो ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात से गांधी जी नाराज थे, क्योंकि पटाभी सीतारमैया को गांधी जी ने ही खड़ा किया था। 72 नंबर प्रश्न में है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। ये बात बिल्कुल सही। एक समाचार पत्र है मूक नायक और इसका प्रकाशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही करवाया था। ये ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा। अगला है, उन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा का स्थापना की। तो ये भी बिल्कुल सही है, उन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा का भी गठन किया था। अगला है, उनका 1956 में देहांत हो गया। तो ये भी बिल्कुल सही है, 1956 ईस्वी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देहांत हो गया था। तो इनमें सारे पॉइंट्स सही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन। तो नील के पौधे लगा रहे थे और इसमें ये आंदोलन कहाँ पे हुआ था? चंपारण में हुआ था। नील किसानों से संबंधित जो आंदोलन हुआ था ये चंपारण में हुआ था। यानी ए का जो मिलान होगा वो हो जाएगा 2 से। ए का मिलान 2 से। खेतीहर सत्याग्रह, खेतीहर सत्याग्रह हुआ था खेरा में। कहाँ पे हुआ था? खेरा सत्याग्रह जो हुआ था वो खेतीहर मजदूरों से संबंधित था। तो बी का मिलान होगा 3 से। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, यानी अहमदाबाद में जो मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, कपास मिल मजदूर, ये कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। सी का मिलान हो जाएगा 1 से। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन किया गया था। तो कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना के कारण, चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। तो डी का मिलान हो जाएगा 4 से। ए का मिलान 2 से, बी का मिलान 3 से। ए का मिलान 2 से, ए का मिलान 2 से यहाँ पे है, बी का मिलान 3 से यहाँ पे है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा कूट जो है वो सी से मैच होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर में, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। यानी यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है, क्या ये संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। तो इसे जो है प्रेस की स्वतंत्रता को विशेष रूप से नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई एक खास आर्टिकल नहीं बनाया गया इसके लिए कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को दिया गया है। तो ये अभी विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 19 है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, और इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत माना जाता है कि क्या है, जो है प्रेस की स्वतंत्रता माना जाता है। यानी अनुच्छेद 19 के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता को माना जाता है, इसके लिए कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे है, पहला है कि खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योगीकरण की कमी। तो ऐसा कहाँ पे है? खनिज संसाधनों की संपन्नता है, ठीक है, लेकिन उद्योगों की कमी है। क्या वो झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है या फिर लद्दाख है? तो इसका अगर देखें तो झारखंड ही लग रहा है, एक का एक लग रहा है। दूसरा वाला देख लेते हैं, जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी। क्या अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधनों की माने संपन्नता है और आधारभूत संरचना की कमी है? राजस्थान में जल की तो कमी है, यानी संपन्नता नहीं है। राजस्थान तो होगा नहीं बी से, लद्दाख भी नहीं होगा, लद्दाख में भी जल की कमी है। तो बी का मिलान हो जाएगा 2 से। ठीक है,
सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी। तो जल संसाधनों की कमी कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। और यहाँ पे सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त वातावरण है। तो सी का मिलान हो जाएगा 3 से और उस प्रकार से डी का मिलान हो जाएगा 4 से, यानी खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, तो ये लद्दाख में है। तो ए का मिलान हो गया 1 से, बी का मिलान हो गया 2 से, सी का मिलान 3 से और डी का मिलान 4 से। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पे ए का मिलान 1 से, बी का मिलान 2 से, सी का मिलान इस प्रकार से। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला 76 नंबर प्रश्न है, हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? देखिए, आपको हिमालय यू पौधे के बारे में बता दें तो हिमालय यू का जो पौधा है वो कैंसर के इलाज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कैंसर के इलाज के लिए एकमात्र ऐसी दवाई मानी जाती है जो कारगर साबित हुई है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं या उत्तराखंड और मध्य प्रदेश? तो देखिए, उत्तराखंड में तो हिमालय का विस्तार है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। जम्मू कश्मीर और असम, तो जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता है, ठीक है, गलत। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 या नागरिकता अधिनियम 1955 या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के कारण मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? ठीक है, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर में, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ? क्या 2002, 2003, 2004 या 2005-06? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सरकार की जो पंचायती राज मंत्रालय है इसका निर्माण हुआ तो 2004 ईस्वी में। कब हुआ था? 2004 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर में, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवाद समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? यानी एक साम्यवाद समाज, तो साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहले आप लोग ये बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या कार्ल मार्क्स होना चाहिए या फिर फ्रेडरिक एंगल्स होना चाहिए, रॉबर्ट ऑन? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रूस की क्रांति के बारे में, ठीक है। पहला समाजवादी देश किसे कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। और रूस में कार्ल मार्क्स नाम के व्यक्ति थे जिन्हें साम्यवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने ही कहा था एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। 80 के बाद चलेंगे 81 नंबर प्रश्न में। प्रश्न है, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक या जीन जैक्स रूसो? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक थे रूसो। कौन थे? रूसो थे, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में बढ़ेंगे 82 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? यानी बहुउद्देशीय जो परियोजना है, नदी घाटी परियोजना, इनके विरुद्ध शुरू किया गया आंदोलन कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी बिल्कुल सही है। नर्मदा आंदोलन जो है ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध किया गया था। टेहरी बांध परियोजना, ये भी सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है ये वनों से संबंधित था, यानी वनों को, पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित था। अगला प्रश्न है 83 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? यानी हमारे जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया है?
रूस के संविधान से। तो इनमें से कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है ये बताना है। क्या देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, तो जी हाँ ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, यानी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पुस्तक के लेखक हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था। यूनाइटेड किंगडम मतलब जो ब्रिटेन है उसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। तो आयरलैंड को कब मिलाया गया था, 1707 या 1798 या 1801। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1801 ईस्वी में मिलाया गया था। 86 नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया। इंदिरा गांधी या नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो 2001 में लागू किया गया था, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। और इस अभियान की शुरुआत किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय के प्रधानमंत्री थे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी, और इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। 86 के बाद बढ़ेंगे 87 नंबर प्रश्न में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, क्या 1945, 47 या 48। तो भारत के जस्ट एक साल बाद श्रीलंका भी स्वतंत्र हो गया था, यानी 1948 में श्रीलंका की आज़ादी मानी जाती है। अगला प्रश्न है 88 नंबर में, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। क्या वृद्ध और गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, या गरीबी रेखा के ऊपर वाले, या गरीबी रेखा के नीचे वाले। तो अन्नपूर्णा जो योजना है ये 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, वैसे लोग जो गरीब हैं, जो बूढ़े हैं, उनके लिए शुरू किया गया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 88 के बाद चलेंगे 89 नंबर प्रश्न में। 89 नंबर प्रश्न में है कि पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ओडम, लिंडमैन या क्लीमेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंडमैन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, लिंडमैन के द्वारा दिया गया है कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो वाई आकार में होता है। अगला प्रश्न है, SO2 प्रदूषण सूचित होता है किसके द्वारा होता है ये बताना है। क्या ऑर्किड द्वारा होता है, मैंग्रोव द्वारा होता है, लाइकेन द्वारा। तो SO2 जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण को यानी प्रदूषण को हम लोग जांच करने के लिए लाइकेन का प्रयोग करते हैं। लाइकेन जो होता है इसका प्रयोग प्रदूषण की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, क्या वो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है। तो सलीम अली जो पक्षी अभयारण्य है ये गोवा में स्थित है। कहाँ पे है, गोवा राज्य में, ठीक है, गोवा में है। तो यहाँ पे गोवा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। हमारा जो ई ऑप्शन है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर में, IUCN मुख्यालय कहाँ स्थित है। IUCN का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, क्या स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, या ऑस्ट्रेलिया है। तो IUCN का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 92 के बाद जो है 93 नंबर प्रश्न है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। यानी कि जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना प्रतिशत जो है ऊर्जा पहुंच पाता है, क्या वो 5% है, 10% है, या 15% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10%। कितना प्रतिशत ऊर्जा जाता है, तो 10% ऊर्जा का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, क्या जलोपद्रविद या मरुद्रविद या लवणोद्रविद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, तो श्वसन मूल पाए जाते हैं ऑप्शन सी, यानी लवणोद्रविद में पाए जाते हैं। इसे हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहता है, हेलोफाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पे जमीन में लवण की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है 95 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा
द्वितीयक प्रदूषण है। अब ये द्वितीयक प्रदूषण क्या है? तो एक ऐसा प्रदूषण जो दूसरे प्रदूषण से निर्मित हो जाता है, ठीक है, उसे हम लोग द्वितीयक प्रदूषण कहेंगे। क्या वो PAN है या SO2 है या ओजोन है? देखिए SO2 तो ये जो है ये द्वितीयक नहीं बल्कि प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है, प्राथमिक प्रदूषण है, तो बी यहाँ पे होगा नहीं। PAN और ओजोन जो है ये द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है, ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? क्या लिंडमैन था, हकल द्वारा या एल्टन द्वारा? तो 96 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 96 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा दिया गया था 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम। यहाँ पे हम लोगों ने जो पिछला जो प्रश्न को देखा था, ये वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, वाई आकार का जो ऊर्जा प्रवाह है वो किसने दिया था? ओडम ने दिया था। किसने दिया था? ओडम ने दिया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वाई आकार का जो ऊर्जा प्रवाह है वो ओडम के द्वारा दिया गया था, ठीक है, इस मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यहाँ पे है 97 नंबर में, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। क्या कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में या केरल में? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो पाए जाते हैं उत्तरी पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत में। तो हिमाचल प्रदेश तो इसका सही नहीं होगा, बल्कि कर्नाटक और केरल जो है वो दक्षिणी भारत में आता है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर में, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन जो गैस है इसका मुख्य स्रोत क्या है? क्या गेहूं का खेत है, गन्ने का खेत है या धान का खेत है? तो मीथेन जो गैस है ये धान के खेतों से, धान के खेतों में जब पानी वगैरह लग जाता है, ये जो उसके अपशिष्ट होते हैं वो सड़ते गलते हैं, तो इससे मीथेन गैस उत्पन्न होता है। तो जो है धान का खेत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? ठीक है, वायुमंडल में 5 परत पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से अगर सबसे कम तापमान की बात करें तो वो मध्य मंडल में होता है। किस में होता है? मध्य मंडल में होता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 100 नंबर में, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। क्या सुपोषण कहा जाता है, जैव आवर्धन या जैव संचय? तो जब विषाक्त पदार्थ जो है पोषी स्तर में रह जाते हैं तो इस प्रकार से इसे क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन कहा जाता है, ठीक है, जैव आवर्धन कहा जाता है। अगला प्रश्न में बढ़ेंगे, 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? क्या वो लाइकेन है, मनुष्य है या जड़ी बूटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर में, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? रामसर सम्मेलन क्या वो शुष्क भूमि है, आर्द्र भूमि है या वन है? देखिए जो आर्द्र भूमि होता है उसे रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं। तो रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित हुआ था। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, जैसे बेगूसराय का जो कांवड़ झील है वो क्या है? एक आर्द्र भूमि है। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है? क्या वो पारा के कारण, लोहा या कैडमियम? तो इटाई रोग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन सी यानी कैडमियम के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य यानी इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य? तो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है, वो है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति उद्यान जो है यह इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। तो अगला जो प्रश्न है, आप ये जो प्रश्न आपको रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। किससे? कुछ प्रश्न गणित से और कुछ प्रश्न रीजनिंग से। तो पहला प्रश्न है, बिना दोहराव के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है? यानी 0, 1, 2, 3 और 4 का प्रयोग करना है और 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो कितना संख्या बन सकता है? देखिए
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो पहला अंक की अगर बात करते हैं तो पहले अंक में तो जीरो नहीं हो सकता है। अगर पहले अंक में अगर जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह 4 अंकीय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो पहले में हम लोग जीरो नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, पहले में हम इन 1 2 3 4 में से कोई एक संख्या लेंगे, यानी कि 4 में से कोई एक संख्या लेंगे। उसके बाद हमारे पास कितना संख्या बचता है, तो 0 2 3 4, यानी एक संख्या हमने ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास 4 संख्या बचा, तो फिर हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद कितनी संख्याएं बचेंगी, 3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर लास्ट में 2 संख्याएं बचेंगी, 2 लिखेंगे और लास्ट में 1 लिखेंगे। इस प्रकार से इन सभी को जब गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 3 48 और दूनी 96, कितना आएगा, 96 आएगा। यानी कि 4 अंकों की 96 संख्या लिख सकते हैं हम लोग। तो 96 जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शब्द हाइट को 96108921 के रूप में अगर कोडित किया गया है, तो लूज शब्द को भी इस तरह से कोडित किया गया है, तो मोबाइल के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइट को, तो HEIGHT। ठीक है, हाइट को यहाँ पे क्या लिखा गया है, 96 10 89 और 21 लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग हाइट के यानी एच का जो स्थान है उन सभी के स्थान को लिख लेते हैं। तो एच जो आता है वो 8 नंबर स्थान में आता है, ई जो आता है ये 5 नंबर में आता है, आई जो आता है वो 9 नंबर में आता है, और जी जो है वो 7 नंबर में आता है, एच जो है 8 नंबर में आता है, और टी जो है 20 नंबर में आता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ मैच नहीं हो रहा, नीचे वाला जो है इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। अगर 8 में 1 ऐड कर दें तो 9 हो जाएगा, और यहाँ जो 5 है 5 में 1 ऐड कर दे तो 6 हो जाएगा, 9 में अगर 1 ऐड कर दे तो 10 हो जाएगा, 7 में 1 ऐड कर दे तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 ऐड कर दे तो 9 हो जाएगा, और 20 में 1 ऐड कर दें तो 21 हो जाएगा। यानी इस प्रकार देखिएगा तो 1 1 प्लस करके जो कोडित भाषा को लिखा गया है। तो सेम मोबाइल में भी आपको देखने को मिलेगा, सॉरी लूज में भी, यानी लूज जो लिखा गया इसमें भी आप सेम देखने को मिलेगा। तो मोबाइल के लिए लिखते हैं, मोबाइल का जो एम है, एम कितने नंबर पे आता है, तो एम आता है कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। 13 में 1 जोड़ देंगे यानी हो जाएगा 14। ओ कितने नंबर पे आता है, 15, 15 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 16। बी कितने नंबर में आता है, 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3। 14 16 3, देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिला, 14 16 3, 14 16 4, 14 16 3। तो ए और सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि सेम सेम है, 2 ऑप्शन आगे है आई। तो आई को क्या लिखा जाता है, 9, 9 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 10 इसमें है, इसमें 12 है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न में बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सह प्राध्यापक या प्राध्यापक सह प्राध्यापक। तो तार्किक क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इन सभी में से सबसे पहले कौन आएगा, तो जो मेन होगा यानी प्राध्यापक, 2 पहले आएगा। उसके बाद आ जाएगा कौन, तो सह प्राध्यापक आएगा कि सहायक प्राध्यापक आएगा, तो प्राध्यापक के बाद आएगा सह प्राध्यापक, यानी कि 2 के बाद आएगा 1 और 3 जो है वो लास्ट में आएगा। तो 2 1 3 का यहाँ पे संयोग बन रहा है, 2 1 3 का। ठीक है, 2 1 3 किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 108 नंबर में। एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है, पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 हिस्सा मिलता है। मान लेते हैं कुल वस्तुओं को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं कि 1000 वस्तुएं हैं, तो एक बच्चा को उसका 1/2 भाग देता है, यानी 1000, सॉरी क्या है, टोटल कितना है, टोटल है 1000। ठीक है, 1000 है, 1000 का क्या करेगा, 1/2 भाग पहले लड़के को देता है, यानी 1/2 भाग मतलब क्या हो जाएगा, 1000 का 1/2 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 जो है पहले को देता है, और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, यानी पहले बच्चे का अगर 1/4 करेंगे तो दूसरे बच्चे को मिलेगा, इसका 1/4 करेंगे 500 का तो 125 आएगा। कितना आएगा, दूसरे बच्चे को 125 मिला, और तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, यानी जो तीसरा बच्चा होगा वो पहले बच्चा का उसको 3/4 मिलेगा। अगर 500 का 3/4 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा,
375 आ जाएगा। तो बोला चौथे बच्चे को कितना अंशदान मिलता है। तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 500 और 125 कितना हो जाएगा, 625। 625 में 375 जोड़ देंगे तो कुल 1000 हो जाएगा। यहाँ पे इन तीनों के बीच में ही पूरे राशि को यहाँ पे बांट दिया गया, पूरे हिस्से को बांट दिया गया। तो जो चौथा बच्चा होगा उसके पास जो है कुछ भी नहीं बचेगा, यानी जीरो बचेगा। क्या बचेगा, जीरो बचेगा। जीरो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात निकालना है। मान लेते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, एल स्क्वायर है। ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो एल स्क्वायर मान लेते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा को मान लेते हैं ए। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 का गुना हो जाएगा एल स्क्वायर से, 4l स्क्वायर बराबर √3a²। तो भुजाओं का अनुपात निकालने बोला है, इनके स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए इसको पूरे को स्क्वायर के अंदर डालना पड़ेगा, यानी 2l का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर √3a² है तो √3 × a² रहेगा। इन दोनों में अगर रूट चढ़ा देंगे हम लोग, तो रूट चढ़ा देंगे ना, तो फिर भी इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, रूट चढ़ाने के बावजूद भी, तो यानी कोई भी ऑप्शन में इसका सही आंसर नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न 110 नंबर में, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। सबसे पहले श्रृंखला का अंतर देखिए, तो 3 और 8 में कितना अंतर है, 5 का, यानी 5 जोड़ा गया है। अगला जो है 8 में कितना जोड़ा गया, तो 13 हुआ, यानी 5 फिर से ऐड किया गया है। 13 में 28 लाया गया तो कितना जोड़ा गया है, यानी कि जोड़ा गया है 8 जोड़ा गया। ठीक है, 21 में 31 बनाया गया तो कितना जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया है। 31 से 43 बनाया गया तो कितना जोड़ा गया, 12। देखिए 8, 10, 12 इस तरह से 2 का जो है अंतर आ रहा है, लेकिन पहला में 5 और 5 का अंतर है। इसका मतलब गलती जो है इन तीनों में से ही कोई होगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर 8 को हम लोग 7 बना देते हैं, 7 बना देंगे तो 3 और 4 का अंतर हो जाएगा 4, और 7 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से आएगा, जो कि एक सही क्रम बनेगा। यानी 8 वाले जगह में जो संख्या है वो गलत है। तो हमारा जो 8 किस में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 111 नंबर में, कि नीचे दी गई तालिका से गलत संख्या चयन कीजिए। गलत संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर तालिका में देखिएगा तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यानी दुगुना है। 6 है तो 12 है, 18 है तो 36 है, 54 है तो 108 है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो 1 है, यहाँ पे उसका 5 गुना किया तो 5, 3 है, 3 का 5 गुना किया 15, 9 है, 9 का 5 गुना 45, तो 27 है, 27 का 5 गुना कितना हो जाएगा। ठीक है, 27 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 5 10 3 13, 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 100, कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 135 होना चाहिए। तो ये जो है 100 यहाँ पे गलत है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि माना ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए बी और सी त्रिभुज की भुजा है, या ए बी और सी समकोण त्रिभुज है, या ए बी और सी जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को लेंगे, तो क्या इसमें से जो त्रिभुज बनेगा, तो देखिए त्रिभुज बनाने के लिए फॉर्मूला है कि ए प्लस बी जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए सी से। तो ए और बी को जोड़ते हैं तो 10 और 3 13, 13 सी से बड़ा है, यानी 6 से बड़ा है, तो ये कथन संतुष्ट हो रहा है। दूसरा होना चाहिए कि बी प्लस सी जो है वो बड़ा होना चाहिए ए से। तो बी और सी को जोड़ते हैं तो बी 3 है और 6 है 10, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और ए का मान हो जाता है 10, तो 9 जो है 10 से छोटा हो गया, यानी बड़ा नहीं हुआ। ये वाला जो सिचुएशन है ये संतुष्ट नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे तो यानी ए प्लस सी जो है वो होना चाहिए बी से बड़ा। तो ए और सी को अगर जोड़ते हैं तो ए का मान है 10 और सी का मान है 16, 6 तो हो जाएगा 16, 16 जो है वो बी से बड़ा हो जाएगा, यानी 3 से बड़ा। तो ये दो सिचुएशन जो है संतुष्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला सिचुएशन संतुष्ट नहीं हो रहा है। जबकि त्रिभुज में तीनों
जो है संतुष्ट होना चाहिए। नहीं है इसका मतलब कि हमारा ए ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। अगला है ए और बी और सी जो है ये क्या समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए, जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो दोनों छोटे भुजा के स्क्वायर का बराबर होना चाहिए। बड़ा जो भुजा है वो 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100, और इन दोनों छोटे भुजाओं का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, जो कि 100 के बराबर नहीं आया। 100 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण भी नहीं होगा। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ए बी और सी क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए कम से कम जो दो भुजाओं को बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, नहीं है इसका मतलब ये समद्विबाहु भी नहीं होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मदन के भाई के अंकल, यानी एक मदन है, ठीक है, मदन है और उसका एक भाई है, ठीक है, मदन का भाई, मदन को एम मान लिया, उसका एक भाई है और उसका अंकल है। तो अंकल यहाँ पे इसका भाई का एक अंकल है जो कि करण के पिता के भाई हैं। करण एक लड़का है और करण का पिता जो है, करण का पिता, इसके पिता का ये भाई है, इसके पिता का ये जो अंकल है वो भाई है। तो बोला है करण में क्या संबंध, मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है। ये मदन है और ये करण है। मदन के पिता और मदन के भाई के अंकल जो हैं ये आपस में भाई हैं। इसका मतलब जो है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चचेरे भाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चचेरे भाई हो जाएंगे। मदन करण का अंकल है, नहीं होगा, मदन करण का भाई है, बिल्कुल सही है। मदन और करण जो है वो दोनों भाई हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर का चयन कीजिए, यानी लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। वाई टी ओ, तो यहाँ पे दोनों खाली जगहों में क्या आएगा, वाई का मान अगर हम लोग देखें तो 25 होता है, क्या होता है 25 होता है। टी का मान कितना होता है 20 होता है, यानी स्थानीय मान। ओ का मान कितना होता है 15 होता है। इसका मतलब 5-5 का डिफरेंस होता आ रहा है घटता हुआ क्रम में। तो 15 के बाद क्या आएगा 10 आएगा और 10 नंबर में आता है जे, क्या आता है जे आता है। उसके बाद आएगा 5 नंबर, 5 नंबर में आता है ई। तो देखिए जे और इस ई किस में है, तो ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 114 के बाद बढ़ेंगे 115 नंबर प्रश्न में। 115 नंबर में है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी यहाँ पे हमको त्रिभुज की संख्या मांग रहा है। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ऐसा त्रिभुज बन रहा है और बीच में एक लकीर है। जब भी इस तरह का एक त्रिभुज बने और बीच में एक लकीर हो तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1 और 2 कीजिएगा और 1 और 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसमें एक 3 त्रिभुज बनता है। कितना बनता है, एक ऐसा रहने से 3 त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो इसमें से जो है एक 3 त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार का देखिएगा तो यहाँ भी ऐसा है तो इसमें भी 3 त्रिभुज बन जाएगा। और एक बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें भी देखिएगा तो ऐसा है, यहाँ से भी 3 त्रिभुज बन गया, ठीक है। उसके बाद कुल कितना हो गया 9 त्रिभुज हो गया। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ वाला जो त्रिभुज है और यहाँ वाला त्रिभुज है ये दोनों जो है जोड़ा नहीं गया उसमें, तो 2 ये हो गया और ये वाला त्रिभुज बीच में जोड़ा नहीं गया तो 2 ये हो गया। 9 2 11 और 2 13, कितना हो गया टोटल 13 त्रिभुज हो गया। 13 त्रिभुज जो है वो ऑप्शन ए में है, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो फिर वो अपने बाईं मुड़ जाती है और सीधा चलना शुरू करती है, तो वो किस दिशा में चल रही है। देखिए इसको बनाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, मैप का ज्ञान होना चाहिए। मैप में क्या है, सबसे पहले बोला है कि आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो दक्षिण हमेशा नीचे की ओर माना जाता है। 3 किलोमीटर वो चलती है दक्षिण की तरफ, ठीक है। और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। जब भी दाएं मुड़ेगी, ठीक है, दक्षिण चलते हुए दाएं मुड़ेगी तो आपको बाएं की तरफ यानी नीचे की तरफ वो अगर जाती हुई बायां किस में मुड़ी है, दायां मुड़ी है, तो आपको बायां मुड़ जाना है। यानी इधर वो 2 किलोमीटर चली, ठीक है, 2 किलोमीटर चली। उसके बाद फिर वो फिर से दाएं मुड़ जाती है, तो इधर से अगर दाएं मुड़ेगी तो फिर वो इधर जाएगी इस दिशा में, और इस दिशा में फिर 3 किलोमीटर चलती है। यानी 3 किलोमीटर आई, 2 किलोमीटर ऐसे, फिर 3 किलोमीटर चल के यहाँ पे सीधा हो गया, इस तरह से चलती है। और फिर यहाँ से क्या हो जाती है, यहाँ से चलती हुई फिर बाएं मुड़ जाती है, यानी इधर मुड़ जाती है, बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। तो
अब किस दिशा में चल रही है, यानी इसका दिशा मांग रही है किस दिशा में है। तो देखिएगा इधर वाला जो दिशा होता है वो क्या होता है, पश्चिम होता है। इधर नीचे की तरफ दक्षिण होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, और दाएं हाथ की तरफ पूरब होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो ये बाएं हाथ की तरफ चल रही है, यानी ये पश्चिम दिशा में चल रही है। किस दिशा में चल रही है, पश्चिम। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का चयन कीजिए। देखिए जब इस श्रृंखला को देखिएगा और इसका अंतर भी निकालिएगा तो इस श्रृंखला में अंतर भी जो है अलग अलग आ रहा है, लेकिन इसमें क्या करना है, देखिए इन दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों का अंतर ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा, 28 आएगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 196 112 का अंतर कीजिएगा तो 84 आएगा, 84 यहाँ पे है। उसके बाद 308 और 196 का अंतर अगर कीजिएगा तो 112 आता है। कितना आता है, 112 यहाँ पे है। उसी प्रकार से 504 और 308 का अंतर कीजिएगा तो 196 आता है। उसी प्रकार से 872 में से 504 को अगर माइनस कीजिएगा, 872 में से 504 को अगर माइनस कीजिएगा तो कितना आता है, 12 में से 4 घटा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, 368 आता है। जबकि यहाँ पे कितना है, 308 है। इसका मतलब यहाँ पे फॉल्ट जो है वो किस में है, या तो 504 में है या फिर 872 में है। तो इनमें से देखिएगा तो 504 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 872 ही है जो गलत है। ठीक है, तो 872 गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड और 637 का अर्थ है वी आर बैड, 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। तो उसी कूट में एंड क्या दर्शाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है यू आर गुड, यू आर गुड है, और उसके लिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहले ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ब्रश का साइज को बढ़ा लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यू आर गुड को क्या लिखा गया है, ठीक है, यू आर गुड को लिखा गया है 256। उसी प्रकार से वी आर बैड, वी आर बैड, वी आर बैड को क्या लिखा गया है, तो 637 लिखा गया है। और गुड एंड बैड, गुड एंड बैड को क्या लिखा गया है, गुड एंड बैड को लिखा गया है 358। अब इनमें देखिएगा, इन दोनों में देखिएगा तो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक चीज़ है जो कि है आर। आर जो है वो दोनों में सेम सेम है, आर सेम सेम है। इसका मतलब जो है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इन दोनों में क्या क्या सेम देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों में 6 सेम देखने को मिल रहा है, इन दोनों में आर आर, यानी कि आर के बदले में जो है 6 लिखा गया है। उसके बाद दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है। फिर अगर आप इसको मिलाइएगा गुड एंड बैड और यू आर गुड वाले में देखिएगा तो दोनों में कुछ कॉमन नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे गुड कॉमन है, इसमें भी गुड है, तो यहाँ पे जो है 5 और यहाँ पे भी 5 कॉमन है, यानी 5 5 जो है वो गुड के लिए है। उसके बाद इसमें और इसमें मिलाएंगे, यानी इस वाले और इस वाले में, तो 3 यहाँ पे भी कॉमन, 3 यहाँ पे भी कॉमन, बैड यहाँ पे भी, बैड यहाँ पे, तो बैड बैड के लिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंड के लिए बचा क्या, अब बचा कितना है, 8 बचा है, यानी एंड जो होगा उसके लिए 8 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, एंड के लिए 8 लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 119 नंबर में, 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है, उन्हें XYZ अक्षरों और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जा सकता है। देखिए 6 सड़कें, 1 2 3 4 5 6, एक को क्या लिखा गया है, XYZ जो लिखा गया है, और एक तरफ 1 2 3, यानी 6 सड़कों का इस तरह से नाम किया गया है। जब तूफान आता है तो वायु अवरुद्ध हो जाती है, ये तूफान में अवरुद्ध हो जाती है, यानी जब तूफान आता है तो ये बर्बाद हो जाता है, ये रुक जाता है। उसके बाद बोला है कि जब बाढ़ आता है तो X 1 और 2 प्रभावित होता है। X जो है ये बाढ़ के समय प्रभावित हो जाता है और 1 और 2 भी बाढ़ के समय प्रभावित हो जाता है। बोला है
आगे जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो जड़ भी अवरुद्ध हो जाती है, यानी एक के अवरुद्ध होने से जड़ भी जो है ये भी अवरुद्ध हो जाता है, इसमें भी रुकावट हो जाती है। तो इसमें बोला है एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे, यानी बाढ़ और तूफान के समय में ये पांचों के पांचों रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे, तो बोला है किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है। तो बचा एक सड़क है जो कि है 3 नंबर सड़क। तो इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 नंबर सड़क का उपयोग कर सकते हैं, जो कि ए ऑप्शन में है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा गया है, उसी कूट में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दिल्ली को, ठीक है। दिल्ली को क्या लिखा गया है, CCIDD लिखा गया है। दिल्ली को अगर लिखेंगे तो D आता है 4 नंबर में, E आता है 5 में, L आता है कितने नंबर में, तो L आता है JKL, L आता है 12 नंबर में, ठीक है। H आता है 8 नंबर में, और I कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, सॉरी I आता है 9 नंबर में, ठीक है। इस प्रकार से अगर C को देखेंगे तो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर, ये भी 3 नंबर, I आता है 9 नंबर, D आता है 4 नंबर, ये D भी 4 नंबर। तो इन दोनों में अगर देखिएगा क्या चीज़ कॉमन देखने को मिल रहा है कि 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 12 में से अगर 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तब 4 आएगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तब 4 आएगा। इसमें 1 घट रहा है, इसमें 2 घट रहा है, इसमें 3 घट रहा है, इसमें 4 घट रहा है, इसमें 5 घट रहा है। उसी प्रकार से हमको बॉम्बे वाले अक्षर में करना है। बॉम्बे में बी है तो बी में से बी का मान होता है 2, 2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि ए का मान होगा। और उसके बाद ओ आता है, वो होता है 15 नंबर में, 15 में से 2 माइनस कर देंगे हो जाएगा 13, 13 में आता है एम आता है, ठीक है। उसके बाद एम आता है, तो एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर में, 13 में से 3 घटेंगे 10 होगा, तो 10 में आता है जे। उसके बाद आता है बी नंबर, बी में आता है 2, तो 2 में से क्या करेंगे, 4 घटा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 24। यानी जब भी इस तरह का दिया हुआ रहा है तो हमको क्या करना है, 26 में चलना है। तो 26 यहाँ पे बी है, बी का जब उल्टा हम 4 घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 24 में आ जाएगा, और 24 में क्या आता है, एक्स आता है। तो AMJX अगर देखिएगा तो आपको इसी ऑप्शन में पहले देखने को मिलता है, जो कि सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों चलिए अब गणित के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए गणित का जो है पहला प्रश्न है इस तरह से दिया हुआ है। इसमें बोला है कि n का मान क्या होगा, यानी n का जो मान है वो हमें यहाँ पे निकालने को कहा गया है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो देखिए इन सभी का जो है बेस जो है वो ये इस वाले का बेस थोड़ा सा अलग है, तो इसके बेस को हम लोग सेम करेंगे। सेम करने के लिए 3/4 पर पावर है -6, और इसका बेस को सेम करने के लिए 3/4 करेंगे। जब इसको पलटेंगे तो इसका जो पावर का चिन्ह है वो बदल जाएगा, पहले माइनस में था प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 पर पावर n। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में होता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। पावर जुड़ जाएगा तो -6 और 8 जुड़ने से कितना हो जाएगा, पावर 3/4 पर पावर हो जाएगा 2, और इधर 3/4 पर पावर कितना है, n है। यानी कि बेस समान है तो पावर भी आपस में समान होगा। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे है 2, तो n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो 2 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में कि इस तरह से इसका सरलीकृत रूप क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। यानी इसको सरल करने से इसका कौन सा रूप होगा। तो देखिए 4 पर पावर -1 है, तो -1 पावर रहता है तो उसको हम लोग बटे में कर देंगे तो पावर प्लस में आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 1/8, ठीक है। भागा देके है, यहाँ पे देखिए क्या है, 1/3/2 पर पावर -2, तो यहाँ पे पावर -2 है, तो माइनस को हम प्लस में बदलेंगे तो ये संख्या जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी 3/2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, और इस पर पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस में। अब इधर अगर इसका हम लोग जोड़ करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, और इधर इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं 2 और 1 को, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/8 हो गया। अब अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भागा था, यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे जो है भागा का निशान था, डिवाइड का, तो भागा करेंगे तो देखिए 4 से यहाँ पे 8 जो है भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, और 3 से यहाँ पे 9 भाग लगेगा तो कितना बचेगा 3। तो भाग में यहाँ पे बचा 3/2। सॉरी, इसको ऐसे करना है, यानी कि इसमें 3/8 आया है और भागा को बदल देंगे गुना में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9। ठीक है, 3 से इस 9 को काटेंगे, यहाँ पे 3 आएगा और 4 दूनी 8 आएगा, तो 2 तिया कितना आया 6 आया। ठीक है, ऊपर में 1 और नीचे में 6, ऊपर में 1 नीचे में 6, यानी 1/6 होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, 2 के बाद चलेंगे 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर में बोला है ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, सी और डी का अनुपात दिया हुआ है, तो ए बी और सी डी का अनुपात यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे अगर अनुपात को देखिएगा तो ये जो अनुपात दिए हुए हैं ये किसमें है, बटे में है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बटे से हम लोग इसको पूर्ण संख्या में करते हैं। ए अनुपात बी का मान है 1/2 अनुपात, यानी ए अनुपात जो बी दिया हुआ है वो कितना 1/2 और अनुपात 3/8 दिया है। हम लोग इसको क्या करेंगे, भिन्न को बदलने के लिए इन दोनों का एलसीएम से इन दोनों को गुना कर देंगे। 1/2 को हम लोग 8 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 से गुना करेंगे, इसको भी 8 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौके 8, कितना आएगा 2 चौके 8 4 आएगा, और अनुपात में कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। तो ए और बी का अनुपात कितना आया 4/3 आया। उसी प्रकार से बी और सी का अनुपात निकालेंगे, तो बी और सी जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी जो बी का अनुपात आएगा 3 आएगा, और सी का अनुपात कितना आएगा 9 9 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5। बी और सी का अनुपात आया 5। सी और डी का अनुपात निकाल लेते हैं। सी और डी जो है 5/6 है, 3/4 है, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 12। 12 से हम इसको गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12, यानी 2 5 10 हो जाएगा सी का अनुपात, और डी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 4 तिया 12 3 आएगा, और 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9, 10/9 आ जाएगा। ठीक है, ए बी का अनुपात 4/3 आया, बी सी का 3/5 आया, और सी डी का 10/9 आया। ए बी और सी डी सबका यहाँ पे मांगा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर ए बी और सी का अगर अनुपात देखें, तो यहाँ पे ए बी का अनुपात है 4/3। ठीक है, कितना हो जाएगा 4/3 है ए बी का अनुपात, और सी देखिए बी इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी अनुपात में सेम है, तो सी जो है यहाँ पे 5 है, तो सी के जगह में 5 लिख देंगे। अगला जो है यहाँ पे सी के जगह में 10 है और डी के जगह में 9 है, तो सी के जगह में यहाँ पे 10 बोला है, तो हमारा जो पहला अनुपात में है इसमें सी के जगह में 5 है, तो 5 को हम लोग 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा 6 और 5 का हो जाएगा 10, यानी सी का मान यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया। जब सी का मान 10 हो जाएगा तो डी का मान कितना है 9 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार से ए बी और सी डी का अनुपात कितना आ गया 8:6:10:9, 8:6:10:9। देखिए यहाँ पे 8:6:10:9 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे 4 नंबर प्रश्न में। सुरेश और शशि एक काम को 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम को पूरा करके 5600 रुपया पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनका हिस्सा कितना है। किसी ने 11 दिन काम किया और किसी ने 17 दिन काम किया, दोनों का मिला के 5600 रुपये उन्हें प्राप्त हुआ, तो किसे कितना हिस्सा मिलेगा। सिंपल सा है, सुरेश ने कितना किया 11 दिन और रमेश ने कितना किया शशि ने तो 17 दिन, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी 28 काम किया, 28 मजदूरी हुआ उन लोगों का, और रुपया कितना 5600, तो 28 का कितना गुना है ये 200 गुना है। ठीक है, 200 गुना, यानी जो एक का मान आया वो 200 आया। एक का मान कितना आया 200 आया, एक मजदूरी का 200, तो इसने किया 11, तो 11 दूनी 2200 हो जाएगा। एक का मजदूरी कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा, और दूसरा ने 17 दिन काम किया तो 17 दूनी 3400, 17 दूनी 3400, एक का 3400 और एक का 2200 देखिएगा तो बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में। ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी के वजन का 40% है, तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन में।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए, बी और सी। इसमें बोला है कि ए का वजन बी के वजन का 25%, इसका जो है इसके वजन का 25% है, और सी का वजन का 40% है, यानी ए का जो वजन है वो सी का 40% है। तो सी के वजन का कितना हिस्सा बी के वजन के बराबर होगा। हम लोग मान लेते हैं कि सी का वजन है 100, ठीक है, सी का वजन है 100, तो बी का वजन कितना हो जाएगा, ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी के वजन का 40% है, ठीक है। तो देखिए ये जो है सी के वजन का कितना है, 40% है। तो सी के अगर वजन का 40% हम करें ए को तो ठीक है, और ए का वजन बी के वजन का 25% है, बी का कितना है ये 25% है। देखिए सी का ये 40% है तो 40 हो गया, और बी का 25% है, यानी 25% का मान अगर 140 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, यानी बी का मान हो जाएगा 160। तो बोला है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, यानी सी का कितना परसेंट जो है वो बी के वजन के बराबर होगा। तो इसका जो 100% है, ठीक है, इसके 160% के बराबर है। कितने के बराबर है, सी का वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, तो इसका 100% जो है इसके 160% के बराबर है। 160 जो है ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 6 नंबर प्रश्न में। छठा प्रश्न है कि तांबे के एक गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबा तार में खींचा जाता है। तो तार की लंबाई अगर 36 सेंटीमीटर है तो तार की इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी गोले को पिघला के हम लोग क्या बनाते हैं, बेलन का आकार देते हैं। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बेलन का आयतन, और गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसमें आर अलग होगा, इसमें आर अलग होगा, लेकिन पाई सेम है तो पाई को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमें जो है जो तार है इसका त्रिज्या हमें मांग रहा है, तो आर का मान यहाँ पे नहीं पता, आर स्क्वायर ही कर देंगे उसको, और एच के जगह में कितना लिखेंगे, 36, तार की लंबाई है 36 बराबर 4/3 करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा आर होगा यानी गोले का त्रिज्या, व्यास 6 दिया हुआ तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का यहाँ पे कर देंगे क्यूब। तो यहाँ पे इससे अगर हम लोग काट देंगे इसको तो यहाँ पे क्यूब जो है ये ख़त्म होकर किस में बदल जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो आर स्क्वायर गुना 36 जो होगा वो बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का गुना करेंगे तो 36, यानी 36 आपस में कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 1 आया, यानी आर का मान जो होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिएगा अगर यहाँ पे तो 1 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, यानी दो वृत्त है, मान लेते हैं एक वृत्त ये है और जो दूसरा वृत्त है वो ये है, आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहा है, और इसका केंद्र यहाँ पे होगा और इसका केंद्र यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, बड़े वाले वृत्त का केंद्र यहाँ पे होगा, छोटा वाला वृत्त का केंद्र यहाँ पे होगा। बोला है उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई है, इनके क्षेत्रफलों को अगर जोड़ दे दोनों का तो 116 पाई है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर है, कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं कितना है ये बताना है। देखिए दोनों का क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का योग क्या होता है, यानी क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, बड़ा आर मान लेते हैं, उसका त्रिज्या, छोटे वाले का त्रिज्या छोटा आर मान लेते हैं। तो इस तरह से पाई आर हो गया, दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ योग 116 पाई लिख लेंगे। पाई जो इसमें से कॉमन आउट कर लेंगे, तो इसमें से पाई कॉमन आउट कर लेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 116 पाई। पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी बड़ा आर का स्क्वायर और छोटा आर का स्क्वायर मिला के कितना होना चाहिए, 116 होना चाहिए। अब यहाँ से हम आगे इसको कैसे हल करेंगे, तो हमें चलना है ऑप्शंस में। अगर ऑप्शंस में ये चीज़ अगर हो रहा है, समीकरण जो है यहाँ पे संतुष्ट हो रहा है, तो हमारा जिस ऑप्शन से होगा वो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो बड़ा आर है वो है 16, छोटा आर है 10 सेंटीमीटर। तो 16 का स्क्वायर करेंगे 256 और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा,
10 का स्क्वायर 100, 256 और 100 को जोड़ेंगे तो 356 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 116 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं 10 और 4 है। 10 मान लेते हैं बड़े वाले को, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 116 आ जाता है। तो देखिए 116 हमको लाना है, जो कि ऑप्शन बी में आता है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तेज ट्रेन, क्या है, एक तेज ट्रेन है, 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर कम है, प्रति घंटा कम है, तो दोनों ट्रेनों की गति क्या है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि दूरी जो है दोनों का समान है, और दोनों ट्रेनों के बीच के जो रफ्तार का अंतर है वो कितना है, दोनों के रफ्तार का अंतर है 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो सारे ऑप्शन में 10 किलोमीटर प्रति घंटे का जो है यहाँ पे अंतर है। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन को लेते हैं, हमें कितना दूरी तय करना है, पहला ऑप्शन लेंगे, हमें दूरी तय करना 600 किलोमीटर, और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अगर हम 50 का गुना करें तो कितना से गुना करेंगे तो हमारा 600 आएगा, तो 50 का गुना कितना से करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे करना पड़ेगा 12 से, कितना से 12 से। जब हम 50 का गुना 12 से करें तो 60 यानी 12 घंटे से, तो उसी हम लोग क्या करेंगे, उसमें 3 घंटा जोड़ के हम इससे गुना करेंगे, तो 12 और 3 15। जब 50 का गुना हम 15 से करते हैं तो कितना आता है, सॉरी 40 का गुना, यहाँ पे है 40, दूसरा चाल क्या है 40 है, तो 40 का गुना हम किससे करेंगे 15 से करेंगे, तो 15 चौक कितना हो जाता है 60 हो जाता है, यानी 600 हो जाता है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे संतुष्ट हो रहा है। दूसरा वाले को देख लेते हैं, तो दूसरा ऑप्शन में पहले है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 का अगर हम लोग गुना करें 600 लाने के लिए तो कितना से करना पड़ेगा, तो 20 घंटे से। अब फिर यहाँ पे दूसरा में है 20, अब इस 20 को हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 जोड़ के इससे गुना करते हैं, तो 23 हो गया, 23 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 नहीं आएगा, 600 नहीं आएगा। बी ऑप्शन जो है हमारा संतुष्ट नहीं हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है तो वो पहला ऑप्शन हो रहा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन से इसको सही कर सकते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न है, x प्लस 1/x प्लस 1/y का मान है 8, इसी तरह से 1/y प्लस 1/z है 12, 1/z प्लस 1/x है 10, तो इसमें से x का मान निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में से इस वाले को घटाते हैं पहले, ठीक है, घटाएंगे तो ये -y हो जाएगा 1/y, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या 1/x प्लस प्लस नहीं बचेगा बल्कि माइनस में बचेगा, घटाए हैं तो -1/z, और बराबर 8 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा -4 बचेगा। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें से क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, जब क्या करते हैं 1/y प्लस 1/z है और बराबर है 12, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो z आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/y माइनस 1/x बचेगा। ठीक है, और बराबर कितना होगा यहाँ पे 10 में से 12 में से 10 घटा तो यहाँ पे बचेगा 2। अब इन दोनों समीकरणों को फिर हम लोग आपस में घटाएंगे, ये जो दोनों आया तो इसको आपस में घटा देते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो लास्ट वाला है, जो हमारा पहला यहाँ पे आया, जो हमारे यहाँ पे पहला आया उसको क्या करेंगे हम लोग, यानी जो पहला आया, ठीक है, पहला आया कि 1/x माइनस 1/z बराबर -4 हुआ, तो उसी तरह से हम लोग इस वाले को इसके साथ जोड़ देते हैं, यानी 1/x माइनस 1/z और जोड़ देंगे 1/z और प्लस 1/x, और इन दोनों को जोड़ेंगे -4 यहाँ पे +10, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 z माइनस z और प्लस z ये आपस में कैंसिल, तो 1/x प्लस 1/x, तो यानी कि 1/x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2/x, 2/x बराबर कितना है 6 है, तो यानी x का मान हमारा कितना हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 2, 6x बराबर 2,
और x बराबर हो जाएगा 1/3। x का मान कितना है, 1/3 आया। देखिएगा यहाँ पे किस ऑप्शन में 1/3 है, तो बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, एक राशि में 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, यानी 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% का वृद्धि होता है, तो रेट कितना होगा, 10% का रेट होगा। ठीक है, 10% का रेट होगा, 10% का रेट होगा। और इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी इसी रेट पर 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। रेट है 10% का, 10% मतलब होता है 1/10, और 1/10 मतलब क्या हुआ कि एक साल में 10 रुपये में 1 रुपये का ब्याज देना है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 का हो जाएगा। 11 का मिश्र धन और 10 का मूलधन। 3 साल के लिए करेंगे तो इसमें पावर कर देंगे 3। अब जब 11 का क्यूब करेंगे तो आता है 1331, और 10 का क्यूब कितना आता है, 1000 आता है। यानी 1000 के मूलधन पर 1331 रुपये का मिश्र धन बनेगा। तो इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 331 का ब्याज होगा। यानी जो है 3 साल में 1000 रुपये का 331 रुपये का ब्याज होगा। तो यहाँ पे 12,000 है, तो मूलधन कितना गुना करने से 12,000 होगा, तो 12 गुना। तो उसी प्रकार से ब्याज को भी 12 गुना कर देंगे। जब 331 और 12 को जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3972 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3972 आ जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.1/2% छात्राएँ हैं और छात्र जो है वो 75% है। छात्र तथा छात्राओं का इतना प्रतिशत सफल हुआ है और तथा 342 छात्राएँ असफल हुई है, तो असफल छात्रों की संख्या कितनी थी ये बताना है। ठीक है, असफल छात्रों की संख्या कितनी है ये बताना है। देखिए परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों को इतना प्रतिशत छात्राएँ था। ठीक है, और छात्राओं में से इतना सफल हुआ, यानी 62.1/2% सफल हुआ, तो असफल जो है इतना संख्या है 342। तो इस प्रकार से जब इसको बनाइएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। थोड़ा लंबा बनेगा यहाँ पे, इसलिए इसको नहीं बना रहे हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर में कि -2/3 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच में कौन कौन सा परिमेय संख्या होगा। देखिए परिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाले को जो हर है, हर को हम लोग सेम करेंगे। तो -2/3 में हर को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे, तो नीचे में हो जाएगा 6। और 1/2 वाले में, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1/3 से गुना करेंगे, तो सॉरी 1/3 नहीं बल्कि 2/2 से गुना करेंगे, और यहाँ पे 3/3 से गुना करेंगे। चूँकि 2/2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से गुना करने पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी 3/3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 का -2 से गुना करेंगे तो -4 और 3 दूनी 6, -4 और 6 आया। यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे -4/6 और यहाँ पे 3/6। इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, ठीक है, -4/6 और 3/6। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या मिलता है। इसको बड़ा करके पहले मिटा देते हैं, तो देखिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए हमारा जो है क्या यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था -4/6 और 3/6। तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा, देखिए -4/6 और 3/6 के बीच में आएगा -3/6, उसके बाद आएगा -2/6, उसके बाद -1/6, उसके बाद फिर 0 आएगा, फिर 1/6 आएगा, 2/6 आएगा, और फिर क्या आएगा, 3/6 आएगा। तो यानी यही संख्याएं हैं जो इनके बीच में मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए -2/6 और यहाँ पे 2/6, -2/6 और +2/6 इसमें आ रहा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न में, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 5 गुना है। ठीक है, पिता का उम्र जो है पुत्र का 5 गुना है, तो पुत्र मान लेते हैं कि पुत्र का उम्र है कितना, x वर्ष है, तो पिता का कितना हो जाएगा, पिता का हो जाएगा 5 गुना यानी 5x। लेकिन बोला है 15 वर्षों बाद, 15 वर्षों बाद क्या होता है कि बाद उनकी उम्र उसके पुत्र की उम्र से दुगुना रह जाता है। लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र से दुगुना रह जाता है। तो 15 साल बाद की बात करेंगे तो पुत्र में भी 15 साल जोड़ देंगे, यानी x में 15 जोड़ेंगे और पिता में भी 15 जोड़ देंगे, तो 5x + 15
15 साल बाद क्या होता है कि पिता का उम्र पुत्र का दुगुना रह जाता है, यानी ये जो पिता का उम्र है ये पुत्र का दुगुना रह जाता है, तो दुगुना ये रह जाता है, तो हम लोग बराबर किए हैं तो दुगुना इसको कर देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 30 और इधर कितना हो जाएगा 5x + 15। जब इसको हल करेंगे तो जो है 5x इधर आगे कितना हो जाएगा -3x और वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 15 है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -15। तो 3 से 15 को यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो x का मान आ जाएगा कितना 5 वर्ष, x का मान 5 वर्ष। लेकिन यहाँ पे बोला पिता का उम्र निकालना है, तो पिता का उम्र क्या माने थे 5x, तो x का मान है 5 और 5 का गुना 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा 25 वर्ष। बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेता है, 64.2% अंग्रेजी लेता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। देखिए अगर दोनों प्रतिशत को जोड़ दें हिंदी और अंग्रेजी वाले को तो 110% आता है, यानी कुल विद्यार्थी कितना, सॉरी 115% आएगा। कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 115% आता है। और इसमें बोला है कि कुल विद्यार्थी जो है वो कितना है 500 है, तो यानी 100% का मान है 500। 100% का मान कितना है 500 है, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 15%। तो 500 का 15% निकालिएगा तो कितना आएगा 75 आएगा। 500 का 15% कितना आएगा 75 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। यानी 75 बच्चे जो ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान क्या है। तो इसमें देखिए इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स जो है बेस है और उस पर पावर है और सब मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम रहेगा, पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो पावर सबको गुना करके जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा AB और -AC, ठीक है। अगला वाला में क्या हो जाएगा BC और -AB, क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करते हैं +BC और -AB। अगला वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना है AC है और -BC। इस प्रकार से देखिए BC माइनस में प्लस में ख़त्म, माइनस में AC प्लस में AC ख़त्म, AB माइनस में AB प्लस में ख़त्म। तो कितना बचा, x का मान कितना बचा यहाँ पे 0। कितना बचा 0 बचा, कुछ नहीं बचा 0। तो x पर पावर 0 हो गया। इसका मतलब जो है कितना मान होगा x का, इसका मान कितना हो जाएगा, x पर पावर 0 है तो मान हो जाएगा 1। यानी हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पे B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने TRE का एक संपूर्ण सेट को देखा जिसमें 120 प्रश्न थे। इस प्रकार से आप जो है इसी तरह के वीडियो अगर चाहते हैं और भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और कोई अगर प्रश्न में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।